स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईएफटीए में आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे तथा स्विट्जरलैंड शामिल है, जो सभी यूरोपीय संघ का भी हिस्सा है। 2. स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा वर्ष 1960 में स्थापित यह अपने 4 सदस्य राज्यों एवं वैश्विक व्यापार भागीदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण में वृद्धि करना चाहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी ईएफटीए आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। ये चारों यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा वर्ष 1960 में स्थापित यह अपने 4 सदस्य राज्यों एवं वैश्विक व्यापार भागीदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण में वृद्धि करना चाहता है, अतः कथन 2 सही है। हाल ही में भारत तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए योजना को मंजूरी दी है। 2. इसका समन्वयन सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है, अतः कथन 1 सही है। ONOS योजना का समन्वय सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, अतः कथन 2 सही है। ONOS का उद्देश्य पूरे भारत में छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना है, जिससे विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित है। 2. कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1986 से 87 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी की जाती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1986 से 87 है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति की अध्यक्षता जीवी मावलंकर ने की थी। 2. संविधान का सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था तथा इसके पृष्ठों को नंदलाल बोस द्वारा सजाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति की अध्यक्षता जीवी मावलंकर ने की थी, अतः कथन 1 सही है। संविधान का सुलेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, जिसके पृष्ठों को नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। 1. प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 2. राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह को बाध्यकारी बनाया गया। 3. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में उपर्युक्त में से कितने प्रावधान शामिल किए गए? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
42वां संशोधन अधिनियम 1976, जिसे अक्सर लघु संविधान के रूप में संदर्भित किया जाता है, भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। प्रमुख प्रावधान: प्रस्तावना में 3 नए शब्द अर्थात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह से बाध्य किया गया। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया गया। संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक जांच से परे कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा और रिट क्षेत्राधिकार की शक्ति को कम कर दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के एक बार की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। अतः तीनों प्रावधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत सुरक्षा प्रावधानों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संरक्षण किसी वस्तु के स्वरूप के साथ साथ उसके कार्यात्मक पहलुओं पर भी लागू होता है। 2. डिजाइन का भारत या विदेश में सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए। 3. ट्रिप्स समझौते के तहत संरक्षण की अवधि कम से कम 10 वर्ष तक होती है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजाइन अधिनियम 2000 के अंतर्गत संरक्षण प्रावधान: यदि डिजाइन सौंदर्य परक प्रकृति के हैं और वस्तुओं पर लागू होते हैं तो उन्हें संरक्षित किया जाता है। संरक्षण केवल वस्तु के सौंदर्य पर लागू होता है, उसके कार्यात्मक पहलुओं पर नहीं, अतः कथन 1 सही नहीं है। संरक्षण प्राप्त करने के लिए डिजाइन को डिजाइन रजिस्ट्री में पंजीकृत होना चाहिए। सुरक्षा हेतु आवश्यकताएं: डिजाइन नया होना चाहिए और मौजूदा डिजाइनों से काफी अलग होना चाहिए। डिजाइन का भारत या विदेश में सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए, अतः कथन 2 सही है। कार्यात्मकता से प्रेरित डिजाइन संरक्षित नहीं है। डिजाइनों को सार्वजनिक नैतिकता, सुरक्षा या अखंडता के साथ टकराव नहीं होना चाहिए। ट्रिप्स समझौते के तहत संरक्षण की अवधि कम से कम 10 वर्ष तक होती है, जिसका नवीकरण आवेदन के माध्यम से अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, अतः कथन 3 सही है। डिजाइन में कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत परिभाषित ट्रेडमार्क, संपत्ति चिन्ह या कोई कलात्मक अधिकार शामिल नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है, रोगाणु रोधी प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. AMR तब होता है जब सूक्ष्मजीव उनके विरुद्ध प्रयुक्त दवाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। 2. दवा प्रतिरोधी संक्रमणों का इलाज लगभग असंभव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी AMR। AMR तब होता है जब रोगाणु उनके खिलाफ उपयोग की जाने वाली दवाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं, अतः कथन 1 सही है। दवा प्रतिरोधी संक्रमणों का इलाज करना लगभग असंभव है और ये कई लोगों की जान ले लेते हैं, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली वैश्विक निगरानी पहल वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग निगरानी प्रणाली शुरू की। अगला प्रश्न है, नाइजीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे अक्सर अफ्रीका का विशालकाय देश कहा जाता है। 2. इसकी सीमा उत्तर में गिनी की खाड़ी, पूर्व में चाड और कैमरून, दक्षिण में नाइजर और पश्चिम में बेनिन से लगती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नाइजीरिया यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे अक्सर अफ्रीका का विशालकाय देश कहा जाता है, अतः कथन 1 सही है। इसकी सीमा उत्तर में नाइजर, पूर्व में चाड और कैमरून, दक्षिण में गिनी की खाड़ी और पश्चिम में बेनिन से लगती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। नाइजर नदी और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बेनुए नदी प्रमुख नदियां हैं। अगला प्रश्न है, गुयाना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह दक्षिण अमेरिकी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी सीमा वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम से लगती है तथा उत्तर में अटलांटिक महासागर है। 2. एसेकिबो नदी गुयाना की सबसे बड़ी नदी है। 3. पकाराइमा पर्वत, कनुकू पर्वत और अकाराई पर्वत प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुयाना
यह दक्षिण अमेरिकी के उत्तरी तट पर स्थित है, जिसकी सीमा वेनेजुएला, ब्राजील और सूरीनाम से लगती है तथा उत्तर में अटलांटिक महासागर है, अतः कथन 1 सही है। एस्सेकिबो नदी गुयाना की सबसे बड़ी नदी है, अतः कथन 2 सही है। पकाराइमा पर्वत, कनुकू पर्वत और अकाराई पर्वत प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. AQLI एक प्रदूषण सूचकांक है जो गणना करता है कि कणिका पदार्थ वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा पर कितना प्रभाव पड़ता है। 2. इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी AQLI। AQLI एक प्रदूषण सूचकांक है जो गणना करता है कि कणिका पदार्थ वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा पर कितना प्रभाव पड़ता है, अतः कथन 1 सही है। हाल ही में शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान ने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 जारी किया, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत में लगभग 40% जनसंख्या ऐसे वातावरण में जीवन निर्वाह करती है जिसमें वायु गुणवत्ता का स्तर वार्षिक PM 2.5 सीमा 40 म्यू/ग्राम प्रति मीटर क्यूब से अधिक है। अगला प्रश्न है, नेबरहुड फर्स्ट नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नेबरहुड फर्स्ट नीति की अवधारणा वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई। 2. यह दृष्टिकोण कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना, विकास सहयोग, सुरक्षा और लोगों के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेबरहुड फर्स्ट नीति। नेबरहुड फर्स्ट नीति की अवधारणा वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई, अतः कथन 1 सही है। यह दृष्टिकोण कनेक्टिविटी, आधारभूत संरचना, विकास सहयोग, सुरक्षा और लोगों के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता है, अतः कथन 2 सही है। पड़ोसी देशों के साथ संलग्नता का भारत का दृष्टिकोण परामर्श, गैर पारस्परिकता और ठोस परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित रहा है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो प्रतिवर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करता रहा है। 2. CPI IW का उपयोग मुख्य रूप से केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।